सो हेलो गाइस, तो ये आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है और आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी किस पुस्तक ने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 जीता। तो ये दोनों हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स द IT स्टोरी ऑफ इंडिया और विनिंग मिडल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, इनके लेखक भी ध्यान में रख लो। ये जो विनिंग मिडल इंडिया नाम की बुक है इसको लिखा है TN हरी और बाला श्रीनिवास ने, और जो दूसरी बुक है अगेंस्ट ऑल ऑड्स वाली उसको लिखा है क्रिस गोपाल कृष्णन और कृष्णन नारायणन ने। इस पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपए। पुरस्कार का नाम है गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज। कौन देता है? इक्विटी फर्म गाजा कैपिटल के द्वारा दिया जाता है और इंडियन बिजनेसेस पर लिखी गई पुस्तकों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा मणिपुर। सांस मतलब हो गया सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। मतलब इसमें क्या होता है, इस अभियान में क्या होता है? निमोनिया की रोकथाम और उसके टीकाकरण के बारे में जन जागरूकता, सोशल अवेयरनेस बढ़ाई जाती है ताकि निमोनिया से होने वाली बाल मृत्यु दर को कम किया जा सके। वैसे आपको याद दिला दूं, एक निमोनिया डे भी होता है जो हम 12 नवंबर को मनाते हैं, याद रखना। और अगर पूछे कि भारत के पहले स्वदेशी निमोनिया टीके का नाम क्या है, तो आंसर होगा न्यूमोसिल है, जिसको बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। ये भी अच्छा प्रश्न है। वैसे मणिपुर आ गया तो इसके स्टैटिक भी बनेंगे। कैपिटल इंफाल होती है, मुख्यमंत्री कौन है? N बीरेन सिंह है और गवर्नर है अनुसुईया उइके। यहीं पे आपको लोकटक झील मिलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि दुनिया का, भारत का नहीं दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहीं पे आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं अभी, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 दिसंबर को। और क्यों मनाते हैं आप लोग जानते ही हो। इस दिन भारत के जो 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जयंती होती है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किसानों के लिए कई सुधार कार्य किए थे, इसीलिए ये दिन मनाते हैं उनकी जयंती को। और ये इस बार इसकी थीम है सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना। अच्छा, किसान से एक योजना आपको जरूर याद रखनी है, केंद्र सरकार की है, प्रधानमंत्री किसान योजना, जिसकी फुल फॉर्म होती है किसान सम्मान निधि योजना। ये शुरू कब हुई थी? पूछ सकते हैं कहां से शुरू हुई थी। 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से ये शुरू हुई थी। इसमें क्या होता है, एक साल में किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में मतलब टोटल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। और पूछे कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहां पे खुला था? तो आंसर होगा पुणे में। फिर अगला प्रश्न है अभी हाल ही में अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर नाम की बुक को किसने लिखा? अश्विनी कुमार ने लिखा है। ये हमारे पूर्व कानून मंत्री हैं। अच्छा, कानून मंत्री से एक बढ़िया प्रश्न बनता है आपके लिए, अभी वर्तमान में कानून मंत्रालय किसके पास है या कानून मंत्री कौन है? आप में से कौन बताएगा इसका उत्तर क्या है? हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने पाट मित्रो एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा वस्त्र मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। तो अभी कपड़ा मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए ये पाट मित्रो नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन को भारतीय जूट निगम ने तैयार किया है। और इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जूट किसानों को MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना। 6 भाषाओं में ये एप्लीकेशन उपलब्ध रहेगी। जैसे हमारे कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। और टेक्सटाइल से एक प्रश्न और याद रखना है आपको कि भारत टेक्स 2024 का आयोजन होगा भारत में, नई दिल्ली में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो होने वाला है। फिर अगला प्रश्न है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा केरल। केरल, जिसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम होती है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। फिर अगला प्रश्न है अभी जनवरी 2024 में ही यानी कि जनवरी के लास्ट में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण कहां पे होगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो याद रखना कौन सा संस्करण है? 6ठा संस्करण है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 4 शहरों में होगा ये, चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर में, 19 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2024 तक। और इसका मैस्कॉट शुभंकर क्या है? वीर मंगाई। और याद रखना पहली बार इसमें स्क्वैश गेम को भी शामिल किया जाएगा। और अभी लेटेस्ट आपको बताऊं तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण हुआ था वो कहां पे हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसका शुभंकर क्या था? आशा। उसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र। और यूनिवर्सिटी गेम्स का जो 3रा संस्करण हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था और उसका शुभंकर जीतू था, जो रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को। बारासिंगा ये स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का, और इसमें टॉप पे पंजाब यूनिवर्सिटी था। और अभी दिसंबर में ही पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन भी हुआ था 2023 में। उसका शुभंकर था उज्ज्वला
जो रिप्रेजेंट करता है गोरैया चिड़िया को, उसमें टॉप पे हरियाणा था, सेकंड पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे तमिलनाडु था। लो, मैंने आपका पूरा रिवीजन करवा दिया यहाँ पे, ध्यान रखना, ये अब याद होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में कितनी भारतीय विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 6 को। अब वो 6 विरासतें कौन कौन सी और कौन सा सम्मान मिला, ये लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी। एक बार मैं रीड भी कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं। जैसे कि उत्कृष्टता का पुरस्कार ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ये मिला अमृतसर के रामबाग गेट को, ये आप जरूर याद रखना। और ये हरियाणा के गुरुग्राम वाला भी ध्यान रख लो, और ये पंजाब की पीपल हवेली वाला भी ध्यान रख लो। एक बार सारे ही रीड कर लो, लिस्ट आपके सामने है। वैसे तो इस साल 3 देश हैं, भारत, नेपाल और चीन, इसकी 12 विरासत परियोजनाओं को ये पुरस्कार दिया गया, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो भारत का ही इंपॉर्टेंट है, तो वही मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। अच्छा, यूनेस्को की बात करें, स्थापना होती है 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। और आप लोग मुझे बताना अब कि हमारी जो 42 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी है? 42 वाली बताओ, 41 वाली बताओ और 40 नंबर वाली बताओ, कौन कौन सी और कहां पर है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस के लिए अभी किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया? तो आंसर होगा JN1। और JN1 ये कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट है। और अभी इसका पहला मामला भारत में देखोगे तो केरल में आया था, और दुनिया में इस वेरिएंट का पहला मामला ये अमेरिका में देखने को मिला था। तो सिंपल सा याद रखना है JN1। और क्या घोषित किया? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इसे घोषित किया है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो गया, मतलब ये इतना गंभीर तो नहीं है, इतना सीरियस तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमें इस पर नजर रखनी होगी। एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, मतलब ये अत्यधिक गंभीर स्थिति में होगा, उससे मौतें हो रही होंगी, बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा होगा, और उसकी संक्रामक क्षमता भी बहुत तेज होती है, तो फिर उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को इसीलिए हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और सेक्रेटरी जनरल है टेड्रोस अधानोम। फिर अगला प्रश्न क्या है, अभी संसद के द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 ये किस कानून को प्रतिस्थापित रिप्लेस करेगा? तो आंसर होगा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। तो अभी संसद ने ये राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक नेशनल टेलीकॉम बिल 2023 को पारित कर दिया, और इसे संसद में पेश किसने किया था? हमारे जो IT मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने। और ये कानून किसको रिप्लेस करेगा? याद रखना, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को। मतलब आप कह सकते हो 138 साल पुराने कानून की ये जगह लेगा, इसकी जगह नया कानून आएगा। और इसमें 2-3 मुख्य बातें मैंने आपको बताई थी। अब आप फर्जी सिम नहीं ले सकोगे, फर्जी सिम का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। अगर कोई करता हुआ पाया गया तो 3 साल की जेल होगी और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो सरकार मोबाइल सेवा को और नेटवर्क को बैन कर देगी। और जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पे आप सीरीज वगैरह, मूवीज वगैरह देखते हो, OTT मतलब होता है ओवर द टॉप, तो OTT प्लेटफॉर्म हो गए, इंटरनेट कॉलिंग हो गए, और मैसेजेस वगैरह जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राफ वगैरह, इन सेवाओं को टेलीकॉम से बाहर कर दिया गया है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं भी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा वासुदेव देवनानी। उसके अलावा मैं और भी बता दूं, अभी जैसे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, स्पीकर बने थे रमन सिंह, और मध्य प्रदेश विधानसभा के बने थे नरेंद्र सिंह तोमर। वैसे आप जानते हो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। मैं पांचों एक बार फिर से रिवाइज करा दूं क्या आपको? चलो कर लेते हैं। मिजोरम में जो मुख्यमंत्री बने वो लाल दुहोमा उनका नाम है। वहीं की एक लोकल पार्टी है जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी, वहीं के बंदे हैं ये। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों में बीजेपी आई है। छत्तीसगढ़ के बने हैं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, और मध्य प्रदेश के मोहन यादव बने, और राजस्थान में भजन लाल शर्मा। और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आई है, मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी। ध्यान रखना ये। फिर बताओ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 दिसंबर को मनाते हैं, नेशनल कंज्यूमर राइट डे के रूप में, जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या भारतीय ग्राहक दिवस भी बोलते हैं। वैसे एक वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी होता है, वो भी याद रखना, वो हम 15 मार्च को मनाते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया था। कहां पे? चंडीगढ़ में। ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज नाम से पहल शुरू की? तो आंसर होगा बिहार ने। और इस इनिशिएटिव का, इस पहल का उद्देश्य क्या है कि बिहार की पुलिस को ज्यादा से ज्यादा 75 दिन दिए जाएंगे अपनी जांच को पूरे करने के लिए। कोई केस आया तो 75 डेज के अंदर उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन उन्हें करनी होगी, और इसकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है अपराध अनुसंधान विभाग को। फिर बताओ
अभी कृषक उपहार योजना के तहत किस राज्य ने किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी याद है ना, हमने चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई थी, जिस दिन हम राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के 51 किसानों को ये ट्रैक्टर उपहार में दिए। और किस योजना के अंतर्गत पूछेंगे तो कृषक उपहार योजना के अंतर्गत, मतलब लकी ड्रॉ निकाला गया और इस तरह से इनको ये दिए गए। और राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया था हमने? 23 दिसंबर को। और ट्रैक्टर से याद आएगा, स्वराज ट्रैक्टर के अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे महेंद्र सिंह धोनी, ये भी याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने कौन? वीटा दानी। तो इसमें शामिल होने वाले ये पहले भारतीय हैं, इसीलिए ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अभी हीरालाल सामरिया याद होगा, मुख्य सूचना आयुक्त बने थे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हितेश कुमार एस मकवाना भारत के महासर्वेक्षक बने। और गीतिका कौल आप जानते ही हो, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी थी ये कैप्टन गीतिका कौल। फिर आपसे पूछ रहे अभी किस हवाई अड्डे के T2 टर्मिनल को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिली है? तो आंसर होगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? बंगलुरु में है। बंगलुरु के जो संस्थापक थे केम्पेगौड़ा जी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। और आपको याद भी होगा, मोदी जी ने केम्पेगौड़ा जी की स्टैचू का अनावरण यहीं पे किया था। हाइट याद रखना, उसकी 108 फीट ऊंची उसकी हाइट है स्टैचू की। और उसका नाम दिया गया स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। उसको बनाया स्टैचू को रामवी सुतार ने। अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हिंद महासागर संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा थाईलैंड में हुआ था। सिंपल सा याद रखना, वन लाइनर प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न भी अच्छा है कि विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने खोजे गए बैक्टीरिया को किनका नाम दिया या किनके नाम पे उसका नाम रखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। और ये इन्होंने जो बैक्टीरिया खोजा है ना, ये क्या करता है? ये पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। ये खास बात है इस बैक्टीरिया की। और इसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा है। क्या नाम रखा? पेंटोया टैगोरी। और आप कह सकते हो ये पहली बार है जब किसी जीवित जीव का नाम प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम पे रखा गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी से आपको क्या बताऊं, एक तो ये याद रख लो कि 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। और ये पहले गैर यूरोपीय थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। उनको वैसे ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि भी दी थी, लेकिन फिर 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में उन्होंने उसको लौटा दिया था। और आप ये भी जान लो कि स्वामी विवेकानंद जी के बाद वे दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व धर्म संसद को 2 बार संबोधित किया था। और अभी करंट अफेयर से ही इनका नाम मैं आपको जोड़ के बताऊं तो अभी रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार मिला था सुकृता पॉल कुमार को उनके उपन्यास सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए। तो गाइज ये थी आज की हमारी रिवीजन वाली क्लास। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। बताना कैसी लगी और आपका स्कोर क्या रहा, अगर आपने स्कोर निकाला तो कितने प्रश्न राइट गए, कितने गलत गए। और एक सीधी सच्ची सी बात कहूंगा, बिना बातों को घुमाए, अगर वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को, और मुझे भी आपकी हेल्प की जरूरत है, प्लीज वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में कीजिए, या अगर कोई स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं तो वहां पे इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिए। इतना आप कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अक्टूबर के बाद आप मुझसे बोलते थे कि रिवीजन वाली वीडियो स्टार्ट कीजिए, मैं नहीं कर पाया। मैंने आपको कारण भी बताया था क्या दिक्कत हो गई थी मेरे साथ। तो अगर मैं कर सकता तो मैं जरूर करता। तो मैं आपको वही काम के लिए बोल रहा हूँ जो आप कर सकते हो, क्योंकि इन वीडियोस को अगर रेस्पॉन्स मिलेगा तो मुझे भी इन्हें बनाने में मजा आएगा। लेकिन अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर मैं इनको क्यों बनाऊंगा, आप ही बताओ। मैं अपनी दूसरी चीजों का टाइम कट कर करके यहाँ पे दे रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है फिर भी। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कम से कम अपने लोगों तक तो इसको पहुंचाओ। उम्मीद करूंगा वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा और आप मुझे निराश नहीं करेंगे, इसे शेयर डेली करेंगे। बस आज के लिए काफी है। थैंक यू।